जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। प्रैक्टिस सेट संख्या 1 चालू हो चुका है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। तो यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 ईस्वी में राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में पूर्णतया बहुमत मिला। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में पूर्णतया बहुमत मिला। उसके बाद यदि कई सरकार मिलाकर बनाया तो 8 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाई। 5 राज्यों में पूर्णतः बहुमत मिला, लेकिन 3 राज्यों में एक्स्ट्रा सरकार बनाई। थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जो कि मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था, आप ध्यान रखेंगे। तो मोहम्मद यूनुस के पास बहुमत नहीं था। श्री कृष्ण सिंह से हस्तक्षेप नहीं करने का लिखित आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे कि बिहार में जो 1937 में सरकार बना था उस समय तो कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्णतः बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन 3 और राज्यों में किसी न किसी गठबंधन के साथ, यानी कि 8 राज्यों में उनका सरकार बना था। और बिहार में मोहम्मद यूनुस बने थे प्रधानमंत्री, जो कि अभी मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बाहर पहला आम चुनाव कब कराया गया। तो 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव कराया गया था। भारत में प्रथम लोकसभा का आम चुनाव 1951-52 में हुआ। कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव 51-52, याद रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त होगा, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया। कब? तो 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया। भारत में संसदीय प्रणाली 1853 के चार्टर के अधीन 1854 ईस्वी में ही आ गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार में कुल 38 जिला है और 2 पुलिस जिला है। ये बात भी याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिहार में कुल 38 जिला है, बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं, यानी कि 2 हर जिला में पुलिस जिला होता है, लेकिन 2 जिला में एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 40 पुलिस जिला है। बिहार में यदि आपसे पूछ दिया जाए भारत में कुल कितने जिला हैं, तो 739 जिला वर्तमान समय में है, याद रखेंगे। सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश, यानी कि 75 जिला है, ये बात को याद रखेंगे। बिहार का 38वां जिला जो है अरवल को बनाया गया। बिहार में कुल 9 अनुमंडल है। आप कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, इससे ज़बरदस्त आपका सेट प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता है। समय तो लगेगा, लेकिन इससे ज़बरदस्त नहीं होगा, ये मेरा 100% गारंटी है। बिहार में कुल प्रमंडल 9 हैं। बिहार का राजकीय पशु की बात करेंगे तो बैल हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो गौरैया हो जाएगा। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो गेंदा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की बात राजकीय बोधि वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राफेल फिच था, याद रखेंगे। राफेल फिच अकबर के समय में भारत आया था। राफेल फिच कब आया था? तो ये अकबर के समय में भारत आया था, याद रखेंगे, अकबर के समय में। सर थॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आया था। कब जहांगीर के समय में थॉमस रो आया था? 1615 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 5 नंबर में, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है महापाषाण है क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो महापाषाण जो है मृतकों के प्राग ऐतिहासिक स्मारक है, ये याद रखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ये बात भी आपको याद रखना है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये बात आप याद करेंगे। डोलमैन, मैनिहार आदि मृतक के स्मारक को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है?
दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? चलिए आंसर कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थानांतरित किया था। हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था। कहाँ था? तो ये अंबाला के टोपरा जिले में, ठीक है। यह टोपरा नामक एक गांव में अशोक का अभिलेख था जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया था। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण था। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। ये भी दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासन की बात करेंगे तो 1351 से लेकर आपका 1388 ईस्वी तक रहा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ऐसा फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण नीति अपनाया था। ये बात भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चलिए 7 नंबर प्रश्न को बताते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, आंसर सी होगा। अमृतसर सबसे पहले देख लीजिए चंपारण की घटना 1917 याद रखेंगे। उसके बाद आएंगे अमृतसर की घटना तो 1919 याद रखेंगे, ये बात 1919 से। उसके बाद मोपला विद्रोह यानी कि 1921 से याद रखेंगे। इसके बाद चौरी चौरा घटना तो 1922 याद रखेंगे। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप बने रहें, ज़बरदस्त होगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में जो विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। आप लोग यदि चाहते हैं कि ज़बरदस्त तरीक़ा से डिस्कशन करा के सेट प्रैक्टिस कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। समय लगेगा तो क्या है, लेकिन ज़बरदस्त तरीक़ा से कराया जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई या घोषणा की गई? तो गया में, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार में खेल बजट के द्वारा तो ये आपका राजगीर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न का आंसर राजगीर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, मुवैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? चलिए 11 नंबर प्रश्न तो तुर्की में लिखी थी तुजुके बाबरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? चलिए 12 नंबर प्रश्न तो कन्हेरी में मिलता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण डिस्कशन हो तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि आप लोग लगते हैं बोलने की बहुत समय लग रहा है, इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 13 नंबर आंसर कीजिए। तो 1/10 भाग वसूला जाता था, 1/10 भाग। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो बी हो जाएगा इसका, बालाजी बाजीराव पेशवा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? 15 नंबर का आंसर कीजिए। तो ये आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को बिहार का पहला व देश का 29वां रामसर साइट घोषित किया गया? 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे याद रखेंगे। तो कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ये आपको बताना है। तो तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो हंगुल जो है ये दाची ग्राम हो जाएगा, यानी कि इसका मिलान 2 से हो जाएगा। बाघ यानी कि टाइगर जो है ये आपका मिलान सुंदरवन से हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर से हो जाएगा। भारतीय सिंह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गिर, यानी कि गुजरात वाला गिर।
राही नो से रोसो, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका अब एक ही बचा है काजीरंगा, ये आपका काजीरंगा हो जाएगा। चलिए, यानी कि बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। 19 नंबर कह रहा है सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के शब्द में, यानी 3 प्रकार का भारतीय संविधान में न्याय का वर्णन है। थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं, चूँकि आप लोग जब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 22 नंबर में क्या कह रहा है, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ कहाँ से होती है या कौन करते हैं? तो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? किसे संबोधित करेगा? तो मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 25 में लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? आपका 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा जा रहा है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये आपका 27 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है 28 नंबर, एग मार्ग जो होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अंडा के लिए तो नहीं होता है। आगे देखिए, ऑप्शन देखते हैं। एग मार्ग एक चिन्ह है जो कि आपकी शुद्धता के लिए दी जाती है, आप भी जानते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो आपका जारवा जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया? ये बात को बताना है, तो केरल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं? इनके बारे में पूछा गया है। तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिनका चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है, वो लोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? 32 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो आधारभूत और उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक रशीद किदवई हैं। रशीद किदवई याद रखेंगे, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 34, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 34 नंबर पूछा जा रहा है, तो मांग निक्षेप। अगला प्रश्न है 35 में, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? 35 नंबर, तो यह आपका कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। नेक्स्ट है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? दृश्य निर्यात, दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? 36 नंबर प्रश्न, तो व्यापार शेष। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। क्या होता है परिणाम? ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। चलिए आगे देखते हैं, 37 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा धैर्य करेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 38 में पूछा जा रहा है, तो अपना 20 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 में, तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आप बताएंगे, थोड़ा सा आप घबराएंगे नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपका होगा, रेगुलर चलेगा। थोड़ा सा कुछ कारण से हम रोक दिए थे ताकि आप लोग फॉर्म भर लें, तो 5 किलोमीटर। अगला है 40 नंबर, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो अजंता।
अगला है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने, ये पूछा जा रहा है 41 नंबर में। तो ये आपके हो जाएगा सी नंबर, देवेंद्र झड़डिया, यानी कि जेवलिन थ्रो में इनको दिया गया। अगला देखते हैं प्रश्न 42 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसका कारण प्रवाहित होती है, क्या होती है प्रवाहित, 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है प्रवाहित। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, ये 43 नंबर प्रश्न करेंगे। तो ये आपका उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के क्षेत्र करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है, अलमाटी 44 नंबर, तो ये कृष्णा नदी पर है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार समझाइए, तो कालक्रम के अनुसार आपको समझाना है। तो सबसे पहले बता दें ताशकंद समझौता जो था ये आपका 1966 में हुआ था। भारत और सोवियत संधि की बात करेंगे तो ये 1971 में हुआ था, लिख लेंगे। उसके बाद फरक्का समझौता की बात करेंगे तो फरक्का भारत और सोवियत हो गया। उसके बाद फरक्का समझौता की बात करेंगे तो 1975 में हुआ था। उसके बाद हम यदि ताशकंद समझौता की बात करें तो ताशकंद जो समझौता हुआ था ये आपका 1966 में ताशकंद हुआ था। और ये समझौता शिमला समझौता की बात करें, थोड़ा सा हम इसको गलत बता दिए, 1 मिनट बने रहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले ताशकंद हुआ यानी कि 4 नंबर। उसके बाद आपका समझौता हुआ भारत सोवियत 2 नंबर। उसके बाद आपका समझौता हुआ एक शिमला समझौता। उसके बाद फरक्का, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कब कौन समझौता हुआ तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ताशकंद समझौता 1966, भारत सोवियत जो हुआ था 1971, शिमला समझौता 1972 और फरक्का समझौता 1975 लिख लेंगे। चलिए वो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, 47 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लॉस एंजल्स में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 48 में, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को सम्मानित किया गया, ये आपका पूछा जा रहा है। 48 नंबर प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। शकुंतला याद रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, आप सबको इसमें बहुत अच्छा होगा। आप केवल बने रहें, कुछ दिनों तक देखें, 1 सप्ताह करके देखें कितना मस्त हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई, 49 नंबर प्रश्न को। तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया, 50 नंबर प्रश्न बताइए। तो अनिल मेनन को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ए नंबर हो जाएगा CuSO4 + Fe, इसको करेंगे FeSO4 और Cu हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु को करके खुद जुड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, चावल की खेती के लिए आदर्श जल परिस्थितियां हैं, जलवायु परिस्थिति कितनी है, ये आपके 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चावल के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा और 25 सेमी से ऊपर ताप की जरूरत होती है। चावल गर्म जलवायु प्रदेश की मुख्य फसल है जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन जैसे देशों में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है। चलिए आंसर हो गया। आगे पढ़िए 53 नंबर, प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, क्यों मिलती है। तो ये आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय बंध के आर्द्र वनों में के कारण मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर क्या कह रहा है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन के प्रमुख अपरूप होते हैं ग्रेफाइट, हीरा एवं फ्लोरीन।
पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक हो वह अच्छी किस्म की कोयला मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पंज क्या होता है। 55 नंबर प्रश्न करेंगे। तो स्पंज एक जीव होता है। नेक्स्ट है एक बीकर 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा है। जल ऊपर से होकर बाहर लगेगा यदि इसे क्या करेंगे, तो इसे जब आप 4 डिग्री ऊपर गर्म किया जाएगा, 4 डिग्री नीचे ठंडा किया जाएगा, तब ये दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है 56 का। 57 में देखेंगे भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है। ध्वनि को आँख के रूप में कौन प्राणी प्रयोग करता है। हम लोग सांस के रूप में, लेकिन ये आँख के रूप में करता है, तो इसका नाम है चमगादड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, ज़बरदस्त होने वाला है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, तो क्योंकि केशिकीय क्रिया के कारण ये ऊपर चलता है। चलिए राइबोसोम्स की संरचना में होती है, क्या होती है। 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आरएनए तथा प्रोटीन्स होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछा जा रहा है 61 नंबर में यक्षामा के रोगियों निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। 61 नंबर, तो ये आपका डी नंबर हो जाए रिफ्रेमिसिन, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है। 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो धूलकण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बात सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये बात सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये बात गलत है। कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा था 63 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे करते हैं, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान किया गया। किस पादप को, तो ये तुलसी की पौधा को। उसके बाद देखेंगे जैव विकास के संदर्भ में सांप के अंगों का लोप होने का स्पष्ट कारण क्या है। 65 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा उपर्जित लक्षणों की अनुवांशिकता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एक पिंड को 2 बल नीचे के चित्र में दिखाए गए अनुसार खींच रहे हैं, 1 न्यूटन इधर 1 8 न्यूटन उधर, तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है 66 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये किसी भी दिशा में कार्य नहीं करेगा चूंकि एक ही बराबर बल से खींचा जा रहा है। क्वथन होता है क्या होता है। 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो एक निश्चित तापक्रम पर। चलिए आगे देखते हैं, आप सबके लिए 75 प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब स्टार्ट हो गया है, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा ये। नाइट्रो Na22 और 11 में एक बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाले पदार्थ क्या है। 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो मैग्नीशियम बन जाएगा। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। एक ही पदार्थ के, तो असंजक बल कहलाता है। एक ही पदार्थ रहेगा तब। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। 70 नंबर प्रश्न लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा कितना होगा। 71 नंबर प्रश्न पूछता है अनंत। ये दिया गया है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकों को उपांकों को नाम पर बताएं। तो ये देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, इसको बताना है आपको। 72 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए वोल्टमीटर आमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 73 में क्या कर रहा है एक ऐसा उदाहरण जिसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित स्पष्ट होता है। तो आप 73 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 74 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, बढ़ जाएगा। 75 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है। 75 नंबर क्या कह रहा है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 75 नंबर प्रश्न, तो आप जानते हैं कि इसमें 26,400 जूल का होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीक़ा से होगा, इसको हम बता देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का खपत बराबर क्या होता है, तो P × T होता है, यानी कि पावर कहते हैं और T का समय हो जाएगा, और फिर इसे हल करेंगे तो VIT होता है, यानी वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है,
और ये आपका कितना इनका है एम्पियर कितना है तो 0.2 है, और कितना मिनट तक है तो 10 मिनट तक। सभी को गुना कीजिएगा तो 26,400 जूल आपका आंसर आएगा, यानी कि सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि इससे जुड़ना चाहते हैं आप सब, तो प्रतिदिन ये चलेगा सेट प्रैक्टिस, और एक आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।